हाँ, तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इवेंट्स पढ़े थे। नाउ अब हमें स्टार्ट करना है पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम reproductive system। क्लियरली विजिबल है बेटा ये? हाँ, तो सबसे पहले ह्यूमन मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने वाले हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब वहां पर मेनी ऑर्गन्स या पार्ट्स एसोसिएटेड है। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यहाँ पर आएंगे? तो फर्स्ट जो मेजर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम बोलते हैं गोनैड्स। मेजर रिप्रोडक्टरी स्ट्रक्चर कॉल्ड एज गोनैड्स। इनको हम गोनैड्स कहते हैं। और मेल में गोनैड होता है टेस्टिस। ठीक है, अब पेयर ऑफ टेस्टिस मिलते हैं, देयरफॉर हम ऐसा लिखेंगे सिंगुलर। सिंगल अगर आपको लिखना है, सिंगुलर टर्म है टेस्टिस के लिए TESTIS टेस्टिस। ओके, और जब हम क्योंकि पेयर में मिलते हैं, दो मिलते हैं, देयरफॉर हम उसके लिए स्पेल करेंगे TESTES टेस्टिस। ये एक पेयर में पेयर में फिर एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड वहां पर जो एसोसिएटेड होगी, और एक्सटर्नल जेनिटलिया। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है फिर एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इनमें हम टर्म देंगे किसी का माइक ऑन है बेटा? कोई कुछ पूछना चाह रहा है? आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ बेटा मैं कि प्लीज थोड़ा सा चेक कर लिया करो, माइक किसी का ऑन ना रहे। बार बार जो मिस्टेक करेगा उसको क्लास में से निकाल दूंगा। तो एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स यहाँ पर एसोसिएटेड कौन कौन सी फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो हम पढ़ेंगे आगे। डायग्राम से मैं आपको रिप्रेजेंट करवा दूंगा। उसमें हम पढ़ेंगे वास डिफरेंस, ओके, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस,
Then seminiferous tubule. Vesicle. Seminal vesicle. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हम टेस्टिस के अंदर ही पढ़ेंगे. सेमाइनल वेसिकल्स जो सीमन रिलीज करने में ज्यादा मेजर पार्ट वहां पर रिलीज करेगी सीमन का. टेस्टिस फॉर्म को रिलीज करेंगे और पूरा सीमन बनेगा. फिर इसके बाद उसमें और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी होते हैं. इजैकुलेटरी डक्ट, ejaculatory duct. देन उसके बाद कुछ ग्लैंड्स और होती है लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक बेसिक सिक्रीशन काउपर्स ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. काउपर्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. एक्चुअल में बल्बोयूरेथ्रल ये फीमेल में टर्म यूज किया जाता है उसके लिए. काउपर्स ग्लैंड ये मेल में होती है. काउपर्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. ये मेजर एसेसरी स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड होंगे. लेकिन फिर ये सब कुछ सीमन बनता है, स्पर्म बनते हैं सीमन में, ये रिलीज आउट कैसे होते हैं? तो इसके लिए एक्सटर्नल जेनिटलिया, जो बाहर ओपन करते हैं, मतलब सिस्टम जो बाहर की तरफ ओपन करता है. तो एक्सटर्नली जो है जेनिटल्स प्रेजेंट रहते हैं. इसको हम बोलेंगे पेनिस. और इस पेनिस से रिलेटेड कुछ पार्ट्स हम पढ़ेंगे फिर. ग्लांस पेनिस, ओके. उसके साथ उसके अंदर पेनाइल यूरेथ्रा, ओके. और यूरेथ्रल मीटस, ओपनिंग मतलब यूरेथ्रल मीटस. इसके साथ में एसोसिएटेड कुछ टर्म्स हम वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे. उसमें मस्कुलर पार्ट होता है पेनिस का, उसको हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. ओके. तो एक्सटर्नली अगर ओनली देखा जाए तो पेनिस और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स आपको दिख सकते हैं. पेनिस वहां पर ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिस एंड टेस्टिस, बस ये दो चीजें एक्सटर्नली विजिबल होती हैं. व्हाइल बाकी चीजें पेनाइल यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीटस मतलब ओपनिंग है वो तो पेनाइल यूरेथ्रा, वास डिफरेंस, एपिडाइमिस, सेमाइनल वेसिकल्स, इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, ये सब इंटरनली प्रेजेंट है, एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट है. ओके. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और यहाँ पर अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. डन सर. ओके. डन सर. ओके. यस सर. ओके.
अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम ये जो हमने सारे स्ट्रक्चर बताए थे उनको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। कभी कभार आपको बोर्ड की एग्जाम में ओनली 2-3 मार्क्स के लिए डायग्राम आ जाते हैं, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है आपको, फिगर बनाना है आपको, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ओनली डायग्रामेटिकली आ जाते हैं। या फिर कुछ इसमें ये पूरा इलाबरेट करने के लिए भी आ जाते हैं। ओके, नीट के लिए आपको ईच एंड एवरी थिंग वहां पर पता होना चाहिए। तो फर्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप दो प्लेन से वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो स्ट्रेट प्लेन से या फिर एक एंगुलर प्लेन से। ओके, तो उसमें क्या क्या मिलेगा, लेकिन स्ट्रेट जब आप देखते हैं वहां पर, ओके, मतलब उसको वेंट्रल साइड से देखते हैं, तब आपको वहां पर इंटरनल सेक्शन, वहां पर ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके तब आपको वहां पर सभी चीजें एक साथ में दिखती है। ओके, सभी चीजें मतलब वहां पर कितने प्रोपोर्शन में क्या क्या चीजें हैं। एक्सटर्नली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो एक्सटर्नली ओनली एक ह्यूमन बीइंग में, आपको ह्यूमन बीइंग में ओनली एक्सटर्नल जेनिटलिया जो हमने कहा रिप्रेजेंट किया, ओके, पेनिस। तो ओनली पेनाइल पार्ट विजिबल होगा, ओके, पेनिस और पेनाइल पार्ट, मतलब यहाँ पर ग्लांस पेनिस, फोरस्किन होती है, फोरस्किन मतलब ग्लास पेनिस, फोरस्किन मतलब जो ग्लास पेनिस को कवर करती है। ये ग्लास पेनिस रेडिश पिंकिश कलर का पार्ट हो सकता है, डार्क पिगमेंटेड हो सकता है, ठीक है, ये फोरस्किन है। और ये पार्ट है ग्लास पेनिस। किसी का माइक ऑन हुआ था बेटा, फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज माइक म्यूट करके रखा करो। कुछ डाउट पूछना है या इंफॉर्मेशन है तो उसी टाइम पर आप लोग वहां पर बता सकते हैं। ये पूरा पोर्शन, इसको हम बोलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा पोर्शन है पेनिस, ठीक है। पेनिस के साथ में एसोसिएटेड यहाँ पर, इसको बाद में, पेनिस के साथ में एसोसिएटेड यहाँ पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्किन का फोल्ड जो बाहर सस्पेंडेड होता है, और मस्कुलर वॉल होती है, इसलिए मसल्स के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट हो सकता है। इसके अंदर टेस्टिस होते हैं। हम इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे, हम एक्सटर्नली बात कर रहे हैं कि एक्सटर्नली क्या होगा, ठीक है। और इसके बाद में वापस से फिर ये स्किन का पार्ट, ओके, और इधर फिर एनल, एनल पोर्शन रहेगा, ये पीछे वाला पार्ट रहेगा बॉडी, यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम इस तरह से, ठीक है। ये
दोनों प्लेट्स के बीच में यहाँ पर ये सस्पेंडेड पार्ट मिलेगा, इज कॉल्ड एज स्क्रोटल सैक। इसको बोलते हैं स्क्रोटल सैक। एक दिख रहा है इसे, एक तरफ का स्क्रोटल सैक, एक्चुअली में दो दो का कंबाइन है स्क्रोटल सैक्स, और इनके अंदर टेस्टिस होता है। हमने कहा था ये है ग्लांस पेनिस, इसको हम इधर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ग्लांस पेनिस। ओके, तो एक्सटर्नली हम कहेंगे कि ओनली ये दो पार्ट विजिबल रहेंगे। ओके, और जब हम इंटरनल सेक्शन कट करेंगे तब हमको यहाँ पर इसके अंदर के भी जो पार्ट है वो भी विजिबल होंगे, जो एब्डोमिनल कैविटी में, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इसके अंदर के जैसे कि स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टिस होता है, तो टेस्टिस भी आपको अपीयर होगा। फिर इसके अंदर का सेक्शन पेनाइल यूरेथ्रा, मसल्स, ठीक है, ये सब विजिबल होगा। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इसको हम यहाँ पर एक्सटर्नली विजिबल स्ट्रक्चर हुआ। अगर आपको इसको पूरे वेंट्रली जो हम देखते हैं, तो हमने कहा कि इसको पूरा हम प्रॉपर देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्क्रोटल सैक। ओके, स्क्रोटल सैक, दो स्क्रोटल सैक, कहाँ तक आपको लिखिएगा, यहाँ तक लिखिएगा ना, तो इस तक का पार्ट यहाँ पर, ठीक है, बता दें। तो दो स्क्रोटल सैक हैं, एक दूसरे की वॉल कनेक्टेड रहती है। ओके, दोनों स्क्रोटल सैक की जो वॉल है वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, ये इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर टेस्टिस, ये ओवल शेप बॉल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर इसके अंदर, ये टेस्टिस को हम, प्लीज बेटा कौन है, कितनी बार बताया मैंने, माइक ऑन मत करो। जिसको नहीं पढ़ना है वो जा सकता है क्लास से, क्यों अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हो, दूसरों का भी बर्बाद कर रहे हो। ओके, तो टेस्टिस, ये दो टेस्टिस है जो इंटरनली कट करने पर, सेक्शन कट करने पर हमको दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। स्क्रोटल सैक के अंदर एक एक टेस्टिस प्रेजेंट है, ओवल शेप में प्रेजेंट है। इसका भी इंटरनल सेक्शन देखेंगे हम आगे, ताकि टेस्टिस, जब हम पूरा टेस्टिस पढ़ेंगे तो इसका इंटरनल सेक्शन भी देखेंगे। इसके अंदर भी कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पढ़ेंगे जिनके अंदर गैमेटिक सेल्स होती है। ओके, उसको गैमेटेंजिया भी बोल सकते हैं हम, स्पर्म मदर सेल, ठीक है, वो स्पर्म्स वहां पर बनेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। फिर वहां से स्पर्म निकलने के लिए रेटी टेस्टिस एंड वासा इफ्रंचिया, ये इस तरह के ट्यूब्यूल्स का हम रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसके बाद में इसको कवर करके रखता है एक सी शेप स्ट्रक्चर, सी शेप और ऐसा फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा सी शेप फोल्डेड स्ट्रक्चर यहाँ पर कनेक्ट करके रखता है। थोड़ा लेफ्ट, तो लेफ्ट वाला टेस्टिस थोड़ा सा डिसेंड डाउन होगा, नीचे की तरफ होगा, थोड़ा नीचे की तरफ ज्यादा बनाएंगे इसको, ऊपर की तरफ का।
यहाँ पर इसको बोलते हैं हम एपिडिडाइमिस, तो कवर करके रखता है टेस्टिस को, ताकि स्पर्म सबसे पहले इसमें आते हैं। ओके, सबसे पहले एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स आते हैं, और ये स्पर्म्स फिर यहाँ से निकलेंगे कैसे? तो ये जो सी शेप्ड है, ये नीचे वाला जो पार्ट होता है इसका, जिसको हम कैप्यूट के बाद में क्वाडेड उसको बोलेंगे, क्वाडा मतलब टेल, तो टेल वाला पार्ट नीचे वाला, कैप मतलब ये ऊपर वाला, ऐसे तीन पार्ट्स में हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे सी शेप एपिडिडाइमिस को। तो यहाँ से निकलती है वाज डिफरेंस, और ये वाज डिफरेंस अपने तरफ के टेस्टिस से स्पर्म को लेकर के निकलती है। टेस्टिस से स्पर्म एपिडिडाइमिस में आते हैं, एपिडिडाइमिस से इस वाज डिफरेंस में, इधर भी एपिडिडाइमिस है, इधर भी वाज डिफरेंस होगी, इधर से भी स्पर्म निकलेंगे। मेल और फीमेल में एक छोटा सा डिफरेंस आपको यहीं पर पता चल जाता है कि इधर टेस्टिस दो है, फीमेल में ओवरीज भी दो है, लेकिन दोनों टेस्टिस मेनी स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और दोनों टेस्टिस से स्पर्म आगे जाते हैं, ठीक है, सीमन में जाने के लिए। लेकिन ओवरीज में ऐसा नहीं होता। ओवरीज में एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 डे पर एक ओरी में, दोनों ओरी में से एक ही ओरी ओवम प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एक प्रोड्यूस करती है। तो दोनों ओरी साइमल्टेनियसली ओवा प्रोड्यूस नहीं करती, एक सिंगल ओरी दोनों में से आइदर ऑफ द ओरी एक सिंगल ओवम या एक प्रोड्यूस करती है, एक मतलब ओव्यूलेशन करती है, एक रिलीज करती है। वाज डिफरेंस, ठीक है, एक राइट साइड वाली वाज डिफरेंस, एक लेफ्ट साइड वाली वाज डिफरेंस। ये ट्यूब जो स्पर्म को एपिडाइमिस से बाहर ले जा रही है, अभी आगे कहाँ ले जाती है? आगे ये ले जा करके अपनी अपनी तरफ के सेमिनिफेरस सेमाइनल वेसिकल यहाँ पर प्रेजेंट होती है, उनके साथ में जुड़ जाती है। बड़ा बना देते हैं आपको, जरा प्रॉपर दिखेगा, वैसे तो वो बहुत इसके कंपैरिजन में छोटा होता है, लेकिन आपको विजिबल हो इसके लिए मैं थोड़ा इसको ऐसा बना रहा हूँ। ओके, तो एक ग्लैंड है जिसको हमने सेमाइनल वेसिकल कहा था। सेमाइनल वेसिकल के साथ में ये जुड़ेगी, ठीक है, और जुड़ करके यहाँ से एक कॉमन डक्ट निकलेगी जो आगे जाकर के ज्वाइन हो जाती है। तो इधर वाली सेमाइनल वेसिकल, राइट साइड वाली और एक लेफ्ट साइड वाली, इनके साथ में ये ज्वाइन होकर के एक ट्यूब यहाँ पर बना देते, जो आगे जाकर के एक कॉमन ट्यूब बनाए, इजैकुलेटरी डक्ट। दोनों वहां पर अब इजैकुलेटरी डक्ट वहां पर उसमें बन जाएंगे। अभी इजैकुलेटरी डक्ट के पास में फिर हमने कहा था प्रोस्टेट एंड बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड ये जुड़ती है। तो टेस्टिस के ठीक ऊपर
बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड होती है, वहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड जुड़ेगी। उसके पहले बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, एक कॉमन बल्बोइरेथ्रल, यहाँ पर बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, ये बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, वहां पर काउपर्स ग्लैंड ये जुड़ गई। ठीक है, ये अपना अल्कलाइन सिक्रेशन डालती है। अभी आगे बढ़ रही है इजैकुलेटरी डक्ट, और ये इजैकुलेटरी डक्ट अब इसमें एक बॉल लाइक शेप वाला, ओके, इसको ऐसे बना देता हूँ ताकि आपको ये डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो। ओके, एक बॉल लाइक शेप वाली एक ग्लैंड, राउंड ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट हो जाती है। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है वो पेनिस में ओपन होता है, मतलब इसके बाद में बाहर वाला पार्ट है पेनिस, और ये पेनिस पे यहाँ पर इसके ऊपर की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसके ये फोर स्कीन हो गई, फोर स्कीन। और अब हमने सेक्शन कट किया तो इसके अंदर का भी पार्ट हमको दिखेगा, देयरफॉर इसके अंदर यहाँ पर अब हम ये कवरिंग है बस ओनली स्कीन की, ठीक है, जो केवल इतने पार्ट को कवर करती है, बाकी बाकी के पार्ट के साथ में ये पूरी तरह से अटैच होती है। ठीक है, बस केवल जो आगे टीप वाला पार्ट है वहां से फोर स्किन यहाँ से सेपरेट होती है बस। ओके, इतना पार्ट। ओके, ये पेनिस वाला पार्ट। इस पेनिस के अंदर मस्कुलर स्ट्रक्चर भी होते हैं। अब अगर आपको यहाँ पर विजिबल नहीं हो पाएंगे, इसके अंदर मसल्स होती है, यहाँ पर मैं आपको इस तरह से बना दूं। ठीक है, स्पेशल टाइप की कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्रैक्ट होने वाली मसल्स होती है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड कंपाउंड के कारण, नेसेंट जो बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके कारण यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट या रिट्रैक्ट करती है, जिसके कारण कि इस पेनिस का साइज जो है वो बढ़ सकता है, या फिर ये वहां पर वापस से कम हो सकता है। ठीक है, तो इसकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण, और दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड की अवेलेबिलिटी के कारण, नेसेंट मतलब ताजा ताजा बना हुआ बॉडी में, वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये असर यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेगा। ये जो डक्ट है आगे, ये डक्ट आगे जब पेनिस से अंदर की तरफ मूव कर रही है, इसको हम बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। डक्ट आगे एक नैरो वेसल में ओपन होती है पेनिस के अंदर, जो पेनिस के थ्रू जाएगी, इसको हम बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। और ये पेनाइल यूरेथ्रा का ओपनिंग यूरेथ्रल मीटस, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। लेकिन एक और चीज है, ह्यूमन बीइंग्स में केवल स्पर्म के लिए नहीं है पेनाइल यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा से यूरिन भी रिलीज होता है। तो यूरिन कब अटैच होगा, तो यहाँ पर ये जो डक्ट बन रही है नई वाली, ये डक्ट में यहाँ पर इसके यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर भी होता है। ओके, इसके ठीक नीचे पिरामिडल शेप यूरिनरी ब्लैडर भी है। ओके, ये यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर ये यूरेथ्रा निकलती है। ठीक है,
यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरेथ्रा, ये आगे फिर यूरेथ्रा कहलाती है। इजेक्टेटरी डक्ट जब इसके साथ में कनेक्टेड होती है तब ये यूरेथ्रा कहलाती है। ओके, और आपको पता है कि यूरिनरी ब्लैडर में फिर किडनी से एक एक तरफ की यूरेटर, इसमें यूरेटर, राइट वाली किडनी से राइट यूरेटर, लेफ्ट वाली किडनी से लेफ्ट यूरेटर, ये दो यूरेटर्स है। ये यूरेटर्स ओपन होती है यूरिनरी ब्लैडर में और ये ओपन होकर के यहाँ पर यूरिन को रिलीज करती है। यहाँ से यूरिन और यहाँ से स्पर्म। ये यूरेथ्रा, ह्यूमन बीइंग्स में यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है यूरिन के लिए भी और सीमन के लिए भी। ओके, ये हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया में। ये आपको यहाँ से ऑब्जर्व हो जाना चाहिए सारी चीजें। फर्स्ट कुछ चीजें इधर डिनोट कर देते हैं। इसको हमने कहा टेस्टिस, सिंगल है इसलिए टेस्टिस, मेनी के लिए टेस्टिस, ई लगा देंगे प्लूरल दोनों के लिए। ओके, फिर ये है स्क्रोटल सैक, ये दो स्क्रोटल सैक हैं। ओके, फिर ये फोरस्किन, फोरस्किन तो ग्लास पेनिस को कवर कर रही है। ये ग्लास पेनिस, ओके, ये यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल मीटस और ओपनिंग। ओके, ये पूरा पेनिस है। पेनिस, ओके, लेंथ में पूरा। उसके बाद अब इंटरनल स्ट्रक्चर में टेस्टिस को कवर कर रहा है ये जो पार्ट है पूरा सी शेप। इसको आप ऐसा भी बता सकते हैं, पूरा फॉलिकल लाइक है वो। ये है इपिडिडाइमिस, सिंगल को आई लिखा है यहाँ पर MIS, अगर दोनों को लेंगे तब MES लिखेंगे टेस्टिस जैसा। ये IS सिंगल को, ES ये एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट करेगा। तो इपिडिडाइमिस दो है, इधर भी है इधर भी, एक राइट है एक लेफ्ट है। इसी तरह से फिर यहाँ पर ये ट्यूब है, इस ट्यूब को हम कह रहे हैं वास डिफरेंस, सिंगल है। ओके, वास डिफरेंस, इधर की तरफ वास डिफरेंस, इधर की तरफ एक और वास डिफरेंस है इधर की तरफ, तो दो वास डिफरेंस है। वास, इसको वासा डिफरेंशिया भी बोल सकते हैं आप, कॉमन इसको वास डिफरेंस बोलते हैं। दोनों वास डिफरेंस। अब ये सेमाइनल वेसिकल, ये एक तरफ की सेमाइनल वेसिकल है, ये दूसरी तरफ की सेमाइनल वेसिकल है जो सीमन का मोस्ट ऑफ द पार्ट सेमाइनल प्लाज्मा जिसको कहते हैं वो रिलीज करती है। फिर आगे इजेक्टरी डक्ट बन रही है दोनों मिलकर के, और यूरेथ्रा और ये दोनों मिलाकर के हम इसको फिर आप पेनाइल यूरेथ्रा बोलो या इजेक्टरी डक्ट बोलो, इसको इजेक्टरी डक्ट वहां पर बन रही है। इजेक्टरी डक्ट, ओके। और ये जो ग्लैंड्स है, इन दोनों ग्लैंड्स को हमने कहा था ये बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, ओके, और बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, और ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। ये आपको
जिस वे में प्रेजेंट रहता है उस वे में आपको रिप्रेजेंट किया है। आप इसको टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग उसको आराम से डायग्राम घर पे बना सकते हैं, ताकि आपको सबसे पहले तो क्लैरिटी हो जाए कि इस वे में प्रेजेंट होता है, फिर वो आपको उसको अलग से रिप्रेजेंट करके वहां पर थोड़ा दूर दूर डिस्टिंग्विश करके आपको दिखाएंगे, ठीक है, ताकि आप सारे पार्ट्स को डिस्टिंग्विश कर सको। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट कहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड। डन बेटा? Done, sir. डन सर। कौन सी बैच में रह गया? तो सबसे मेजर स्ट्रक्चर है जो स्पर्म बनाएंगे। कौन बनाएगा स्पर्म? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वहां पर गैमेट, मेल गैमेट कौन बनाएगा? यस, टेस्टिस। टेस्टिस। इस स्क्रोटल सैक के अंदर जो टेस्टिस है, ये दोनों टेस्टिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं, और एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए प्यूबर्टी के बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस कर सकते हैं, और स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए अबाउट 30 टू 60 डेज लग जाते हैं। ऑन एन एवरेज वहां पर बताया जाता है कि 52 डेज। ओके, 52 डेज में स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होती है यूजुअली, ठीक है। लेकिन कभी कभार ये 30 डेज में भी कंप्लीट हो सकती है, या फिर 60 डेज भी लग सकते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है लेकिन कि एक बार किसी ने स्पर्म रिलीज कर दिए, इजैकुलेशन कर दिया, तो अब उसके पास में 30 टू 60 डेज तक स्पर्म नहीं है, ऐसा नहीं। क्योंकि स्पर्म वहां पर हमेशा जो है इपिडाइमिस में भरे रहते हैं, और उनमें से कितने डीजनरेट होंगे या कितने रिलीज आउट होंगे उसको हम बताएंगे। तो अबाउट 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होना चाहिए एक इजैकुलेशन में, अगर फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस होना है। 100% चांसेस अगर हो कि अगर फीमेल गैमेट है और मेल गैमेट, कितने रिलीज होना चाहिए, तब 100% फर्टिलाइजेशन होगा अगर फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। तो उसके लिए 300 मिलियन गैमेट्स लगते हैं, 300 मिलियन, ओके, मेल गैमेट्स। तब जाकर के 100% पॉसिबिलिटी होगी कि एटलीस्ट एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज कर जाएगा। जितना कम नंबर में रिलीज होंगे स्पर्म, उतना कम चांसेस बनेंगे फिर। ओके, लेकिन चांसेस रहेंगे, एक भी स्पर्म जाएगा तो चांस रहेगा, लेकिन उतना रिड्यूस होता जाएगा चांस फिर वो, क्लियर? क्योंकि जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी में, एक्सटर्नल जेनिटलिया से वुल्वा में, वहां पर वजाइना में रिलीज कर दिए जाते हैं स्पर्म को, तो 50% स्पर्म को वजाइना का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो किल कर देता है। ओके, पहले ही किल कर देता है 50% स्पर्म को। 300 मिलियन में से 50% पहले ही किल हो जाता है। इसलिए बोलते हैं वहां पर कि कितना लार्ज नंबर में, तो हम आगे पढ़ेंगे फिर उनमें से कितने मोटाइल होते हैं, कितने मोटाइल रह जाते हैं। फिर 2 फैलोपियन ट्यूब है और एक ही फैलोपियन ट्यूब में एक होगा, तो फिर उसमें और 50% जो एक्टिव होंगे वो बढ़ जाते हैं। तो चांसेस वहां पर 300 मिलियन स्पर्म्स अगर बनेंगे, रिलीज होंगे, तो वहां पर एक 100% चांस बन सकता है अगर फीमेल गैमेट अवेलेबल हुआ तो। ओके, लेकिन जितना कम नंबर में स्पर्म रिलीज होंगे उतना कम चांसेस रहेगा, लेकिन चांस रहेगा। ओके, ये भी ध्यान रखना है। फिर इतनी प्रोसेस करने के लिए एपिडाइमिस में इससे भी लार्ज क्वांटिटीज में जो है वो स्पर्म दोनों टेस्टिस से निकलते हैं और एपिडाइमिस में स्टोर रहते हैं। या तो ऐसा नहीं कि एक बार अगर किसी ने इजैकुलेशन कर दिया तो पूरे स्पर्म चले जाएंगे, क्या नहीं, एपिडाइमिस में से कुछ पार्ट जाता है स्पर्म का, ठीक है, कुछ वहां पर बचे रह जाते हैं। जो खाली हो जाता है पार्ट, उसके लिए वापस से स्पर्म बनने की प्रोसेस उस दिन से शुरू हो जाती है। हमेशा ध्यान रखना है, रिप्लेसमेंट चलता रहता है स्पर्म का, और स्पर्म वहां पर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो
डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी जल्दी इजैकुलेशन होता है। अगर ज्यादा इजैकुलेशन और जल्दी जल्दी इजैकुलेशन होगा तो रिलीज होंगे स्पर्म, तो फिर वहां पर एपिडाइमिस खाली होता जाएगा ज्यादा, और जो नेक्स्ट वाले बनने वाले वो 30 to 60 डेज लेंगे। ये डिपेंड करता है। तो ऐसा ह्यूमन बीइंग जो अपने पूरे स्पर्म, पूरी एपिडाइमिस पूरी खाली कर देता है, उसमें वहां पर वाटर की बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि उसको नई सेल बनाना है तो नई सेल के लिए प्रोटोप्लास्ट बनाना पड़ेगा, और नया प्रोटोप्लास्ट के लिए वाटर 95% चाहिए। तो इसलिए ऐसे स्पर्म जो बहुत ज्यादा इजैकुलेशन करते हैं उनमें वाटर डिफिशियंसी हो सकती है, और कभी कभार तो कभी कभार जो है वो ऐसा होगा कि वाटर डिफिशियंसी से वीकनेस या फिर इवन डेथ भी हो सकती है। ओके, ये भी ध्यान रखना है कि वहां पर जो इजैकुलेशन है उसमें एपिडाइमिस में से पूरे स्पर्म्स रिलीज ना हो। ठीक है सर हाँ बेटा बोलो। सर अगर कोई रेगुलरली इजैकुलेट कर रहा है, मीन्स पर डे एक बार इजैकुलेट कर रहा है, तो हाँ उसके स्पर्म्स खत्म हो जाएंगे? नहीं, उसके स्पर्म खत्म नहीं होंगे। मैंने कहा कि एपिडाइमिस, दो एपिडाइमिस है, दो टेस्टिस के साथ एसोसिएटेड। ठीक है, यस सर। और इजैकुलेशन अगर वो डेली कर रहा है तो उसके डेली वहां पर स्पर्म का लॉस हो रहा है। तो एपिडाइमिस में उसके कितने स्पर्म हैं, फर्स्ट उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेकंड, वो नए स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस करने तक पूरे अगर खाली हो रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम होगा कि अगर पूरे खाली हुए तो उसमें सेमानल प्लाज्मा जाएगा लेकिन स्पर्म नहीं जाएंगे। ओके, फिर उसका वाटर इंटेक कितना है, उसका फूड इंटेक कैसा है, कैसा खाना खाता है, उसकी एक्टिविटी कैसी है। ठीक है, उसके बेसिस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जो डेली इजैकुलेशन करेगा, तो अगर डेली इजैकुलेशन करेगा एक दो दिन तो बात अलग है, लेकिन अगर वो डेली इजैकुलेशन कर रहा है तो वहां पर आफ्टर अ वीक और जो है वो फोर्टनाइट, वहां पर अगर हम बात करेंगे तो 10-15 दिन में जो है उसकी बॉडी में वहां पर वो चेंजेस दिखने लग जाएंगे, वीकनेस दिखने लग जाएगी, क्योंकि बॉडी की अदर सेल से वहां पर नई सेल्स अब स्पर्म बनने के लिए जहां पर जरूरी है वहां पर पानी और न्यूट्रिएंट्स वहां पर आने लगेंगे। तो उस पर्सन की जो बॉडी है, वो बॉडी इंटरनली तो वीक होने ही लगेगा, फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद में वो एक्सटर्नली भी जो है उसकी वीकनेस वहां पर दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई एक्सटर्नली वीक है तो उसमें वैसा ही हुआ होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा आप लोग जल्दी से कोई भी जो है मिसकंसेप्शन पाल लेते हो। तो ये आपको ध्यान देना है कि कोई अगर डेली इजैकुलेशन कर रहा है तो उसमें वाटर की डिफिशियंसी होने लग जाएगी। ओके, और अगर वो लार्ज नंबर में और वंस इन अ डे अगर वो इजैकुलेशन नहीं कर रहा है, ट्वाइस थ्राइस इजैकुलेशन कर रहा है, तो और ज्यादा उसमें वाटर की कमी हो जाएगी। ठीक है, ओके बेटा यस आदित्य। सर। यस। तो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर सबसे पहला मेजर गोनैड्स है, टेस्टिस, इनको हम बोलते हैं गोनैड्स, मेल गोनैड्स। गोनैड्स का मतलब वो मेजर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो एक्चुअल में गैमेटोजेनेसिस करेंगे, उनको हम बोलते हैं गोनैड्स। टेस्टिस, टेस्टिस एक पेयर में मिलेंगे इनसाइड दी स्क्रोटल सैक प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, स्क्रोटल सैक के अंदर है, जैसे कोई एक स्क्रोटल सैक हमने यहाँ पर बनाया, इस स्क्रोटल सैक में एक टेस्टिस है। तो क्या ये टेस्टिस फ्री है, जैसा कि हमने वहां पर नॉर्मल डायग्राम में बनाया था, तो क्या वो फ्री है, पूरी तरह से घूम सकता है, फ्री है क्या वो, कि कोई बाइंडिंग भी है उसकी? तो हम कहेंगे कि उसका जो लोअर एंड होता है टेस्टिस का, वो स्पेशल टाइप की मसल से इस स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल वॉल जो इवन वो भी मस्कुलर है, उसके साथ में कनेक्टेड होता है। और ये जो मसल्स है जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेस्टिस को
स्क्रोटल वॉल के साथ में कनेक्ट करके रखती है। मतलब ये मूवेबल तो है लेकिन फ्रीली मूवेबल नहीं है। ये इतना मूवमेंट कर सकता है, यही कि ऐसा मूवमेंट कर सकता है, लेकिन पीछे से बंधा हुआ है। ओके, इसलिए स्क्रोटल सैक वही के वही, स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टिस जो है वो वही के वही मूवमेंट कर सकता है, लेकिन ये ऐसी मूवमेंट नहीं कर सकता, ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ये बस केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर उधर मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, बैकवर्ड मूवमेंट कर सकता है, बट ये अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं कर सकता, अपसाइड डाउन मूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्पेशल मसल्स जिसको हम बोलते हैं गैबर्निकुलम, ओके, गैबर्निकुलम, आप गब्बर एंड कुलम, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो ओके, गैबर्निकुलम ये मसल का नाम है। ये मसल स्क्रोटल वॉल के साथ में अंदर की तरफ से टेस्टिस को कनेक्ट करके रखती है, एक साइड से ऑन, ओके, नीचे वाली साइड से। उसका जो अपर पार्ट है वो मूवेबल, एंटीरियर पार्ट फ्री होता है, एंटीरियर पार्ट फ्री, पोस्टीरियर पार्ट कनेक्टेड विद स्क्रोटल वॉल विद द हेल्प ऑफ गैबर्निकुलर मसल्स। फिर ये स्क्रोटल सैक में डिसेंड डाउन दिखते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स में क्या ये बर्थ के बाद में डिसेंड डाउन होते हैं या बर्थ के पहले ही डिसेंड डाउन हो जाते हैं? तो हम कहेंगे कि ये बर्थ के पहले ही, पार्चुरेशन के पहले ही, वहां पर पार्चुरेशन की प्रोसेस तब होती है जब फीटस फुल्ली डेवलप हो, 9 मंथ का फीटस वहां पर ग्रो कर चुका है, तो वो। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पर 5th मंथ में टेस्टिस बन जाते हैं। ठीक है, 5th मंथ का जो मेल फीटस होता है, 5th month मेल फीटस, मतलब ये मदर के वॉर्म में है। ठीक है, 5th मंथ मेल फीटस ये क्या करता है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है, AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। टेस्टिस 2 हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टिस्टेरोन 2 हार्मोन रिलीज करती है, जिसमें से अभी हमको काम का है, अभी स्टार्टिंग में AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। फिर दूसरा हम बात करेंगे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए वहां पर काम करता है, उसके लिए हम आगे बात करें। तो पहले तो फर्स्ट वाला, तो ये AMH बहुत बार आपको एमरीयू पूछ लिया जाता है, इसका फुल फॉर्म है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है कब? अगर सेल्स में XY कंडीशन आई है, जाइगोट में XY कंडीशन आई है, तो XY वाला जाइगोट AMH प्रोड्यूस करेगा 5th मंथ का फीटस होने पर, 5th मंथ का बेबी होने पर ये क्या करेगा, ये 5th मंथ का बेबी अब ये AMH हार्मोन रिलीज करेगा और उसके बाद में इसमें टेस्टिस डेवलप होंगे। ठीक है, तो पहली बार टेस्टिस, AMH रिलीज होगा तो टेस्टिस रिलीज होंगे। ओके, अब ये कब डिपेंड करता है, जब XY आएगा जाइगोट में। तो क्यों? क्योंकि अगर XX होता तो इसको टेस्टिस नहीं बनाता, ये मतलब AMH हार्मोन नहीं बनाता, और AMH हार्मोन नहीं बनाता तो टेस्टिस नहीं बनते, और फिर वो ओवरी बना लेता, क्योंकि तब फिर MH रिलीज होता, XX की कंडीशन में MH रिलीज होता है। तो जो X क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर जीन होता है मुलेरियन हार्मोन, और ये मुलेरियन हार्मोन X क्रोमोसोम पर होता है, मुलेरियन हार्मोन का जीन, जिसमें रेड कलर से दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर मैंने कुछ भी लगा दिया ऐसे समझाने के लिए आपको, है ना, यहाँ पर होता है ऐसा जरूरी नहीं टिप पर होता है। ओके, ये गलतफहमी मत पालना, मैं आपको बस बता रहा हूँ, समझ लो कि यहाँ पर ये मुलेरियन हार्मोन का जीन। तो अब इसमें मुलेरियन हार्मोन तो पूरा मुलेरियन हार्मोन बन रहा है,
और इसकी अपोजिट कोई हार्मोन नहीं बन रहा है, इसलिए मुलेरियन डक्ट बना लेगा। मुलेरियन हार्मोन मुलेरियन डक्ट बनाता है, और मुलेरियन डक्ट मतलब ओवेरियन डक्ट, फैलोपियन ट्यूब। और जिसमें फैलोपियन ट्यूब बनेगी मतलब वो ओरी से कनेक्टेड होगी, इसलिए उसमें ओरी बनेगी। तो जिसमें मुलेरियन हार्मोन बनेगा उसमें मुलेरियन डक्ट बनेगी, मतलब फैलोपियन ट्यूब बनेगी, और फैलोपियन ट्यूब जिसमें बनेगी उसमें ओवी बनेगी, तो ओरीज बनेगी उसमें। ओके, इसलिए फीमेल में ओरीज बनती है। क्लियर? लेकिन मेल में ओरी क्यों नहीं बनती? मेल में भी एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है? तो मेल में जो एक्स क्रोमोसोम है वो एमएच बनाएगा मुलेरियन हार्मोन, लेकिन वाई बनाएगा एएमएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो इस मुलेरियन हार्मोन का जो एक्शन है वो यहाँ से निगलेक्ट हो जाएगी, वहां पर खत्म हो जाएगी, न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, तो एएमएच एमएच के इफेक्ट को नलिफाई कर देगा, और उसके कारण ओवरीज नहीं बनेगी। अब ओवरीज नहीं बनेगी तो फिर ये वाई के कारण टेस्टिस बनेगा। ठीक है, आया समझ में? ये ध्यान रखना। अगर आपको किसी ने पूछा कि एक XY क्रोमोसोम है किसी जाइगोट में बना, ठीक है, लेकिन उसमें AMH हार्मोन अब्सेंट है या AMH हार्मोन नहीं बनता, AMH हार्मोन का जीन अब्सेंट है, तो क्या होगा? अलग अलग इफेक्ट बताएगा कि पेनक्रियाज नहीं बनेगा, या फिर ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि वो XY वाला फीमेल बन जाए, मतलब फीमेल जैसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा में, क्योंकि उसके पास में AMH अगर अब्सेंट है, Y है लेकिन AMH अब्सेंट है, तो MH एक्ट करेगा और उसमें ऐसे मेल में ओवरीज दिखेगी फिर। ठीक है, तो ऐसी अबनॉर्मलिटी आप देखते हैं और बोलते हैं कि सर ये क्या कुछ अलग चीज है क्या, फिर ये कोई अलग स्पीसीज है क्या? नहीं, ये जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके कारण वो ट्रेट जो है वो बदल रहे हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा ह्यूमन मेल दिख रहा है जिसमें कि ओवरीज दिख रही है किसी को, है ना? आप देखते हैं कि कोई बाद में पता चलता है कि अरे वो तो मेल नहीं वो फीमेल था, या फीमेल नहीं वो मेल थी, मतलब ऐसा कुछ एक्सेप्शन आपने एक दो पढ़ा हो कभी, अभी अभी भी आया था न्यूज़पेपर वगैरह में भी। तो आप लोग अगर ऐसा कुछ कभी सुना हो या पढ़ा हो। LGBTQ से रिलेटेड है क्या ये? क्या बेटा? ये LGBTQ से रिलेटेड है क्या ये? कौन सी ट्यूब? नहीं सॉरी, ये LGBTQ से रिलेटेड है क्या? LGBT नहीं बेटा, LGBT वाला अलग है, बाद में बताऊंगा। ठीक है, वो अलग है। क्लियर? ओके सर, ओके सर। तो हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे वो ऐसे केसेस के बारे में कि जिनमें कि क्या क्या अबनॉर्मलिटीज और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। वो XX वाला मेल XY वाली फीमेल बन सकती है, या फिर कुछ अलग चीजें, हम उसके बारे में ट्रांस जो हम बात करेंगे तो वो जेनेटिक्स में हम डिस्कस करेंगे वहां पर, उससे रिलेटेड पूरा। यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं कि टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस जो बनते हैं तो XY वाले में X अगर आया है तो मुलेरियन हार्मोन आता है, मतलब मुलेरियन डक्ट बनाने वाला, मतलब कि फैलोपियन डक्ट, और फैलोपियन डक्ट मतलब ओवेरियन डक्ट जो ओवरी के साथ में एसोसिएटेड होती है, इसलिए उनमें ओवरीज बनेगी। ठीक है, तो ह्यूमन फीमेल्स में ओवरीज बनती है, लेकिन ह्यूमन मेल में एक्स क्रोमोसोम होने पर भी टेस्टिस बनते हैं। इसका रीजन है कि वाई क्रोमोसोम एमएस सीक्रेट करता है। वाई क्रोमोसोम की प्रेजेंस के कारण वहां पर क्या होता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन रिलीज होता है, और ये एंटी मुलेरियन हार्मोन के इफेक्ट को नलिफाई कर देता है, जिसके कारण ओवरीज डेवलप नहीं होगी, और वाई की इफेक्ट के कारण अब टेस्टिस डेवलप होंगे। ठीक है, आया समझ में? तो बस ये रीजन है जिसके कारण कि एक वहां पर टेस्टिस दिखेंगे या ओवरीज दिखेंगे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, आप पढ़ते हो टेस्टिस क्या है कैसा है, उसका डायग्राम पढ़ लेते हो, लेकिन क्वेश्चन बनना जब वो आपको अंदर से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको सिंपल क्वेश्चन भी पता होना चाहिए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी पता होना चाहिए, जो थ्योरेटिकल है सीधा का सीधा थ्योरी वो भी, लेकिन कुछ वहां पर जो आपको
वहां पर कुछ ऐसे जो कि हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन हो कि अरे ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है, तो उसके बीच वाले क्वेश्चंस भी वहां पर ऐसे बन सकते हैं जो आपसे रिलेट कर रहे हैं। ओके, टेस्टिस का डेवलपमेंट 5th मंथ में होता है, ठीक है। तो मेल फीटस तब कहलाएगा जब उसमें टेस्टिस डेवलप होंगी, और फीमेल फीटस तब कहलाएगा 5th मंथ में जब उसमें ओवरीज डेवलप होगी। ये 5th मंथ पे डिसाइड हो जाता है। तो हमने पहले लिख दिया कि मेल फीटस, क्योंकि उसमें एएमएच बनने वाला है और एएमएच बना तो टेस्टिस बनेंगे, ठीक है। ये 5th मंथ में तो बन गए, ओके। लेकिन ये इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं 5th मंथ में, एब्डोमिनल रीजन। मतलब अभी ये 5th मंथ में कैसे है, इंट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमिन के अंदर, पेट के अंदर, इंट्रा एब्डोमिनल, ओके, पेट के अंदर है, ठीक है। आंसर में एब्डोमिन के अंदर है, इंट्रा एब्डोमिन। लेकिन हम तो बोलते हैं कि बर्थ के टाइम पर जब कोई मेल बेबी आता है तो उसमें टेस्टिस बाहर दिखते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल दिखते हैं। तो ये होता कब है, तो जब 7 मंथ का फीटस हो जाता है, 7 मंथ मेल फीटस। अब आप आसानी से 7 मंथ में पहचान सकते हो कि मेल है कि फीमेल है, ओके। क्यों, क्योंकि जब वो 7 मंथ का हो जाता है तो उस फीटस में अगर टेस्टिस बने तो टेस्टिस बाहर निकल आएंगे, ओके। और अगर वो टेस्टिस बाहर नहीं निकले तो ओवरीज होने के चांसेस है, मतलब उसमें ओवरीज होंगे, फीमेल होगा वो, ठीक है। लेकिन कभी कभार कुछ एक्सेप्शन ऐसे ही मिलते हैं कि जिनमें इंट्रा एब्डोमिनल रह जाते हैं टेस्टिस, कुछ बच्चों में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बच्चों में 99% में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल आ जाते हैं। तो 7 मंथ मेल फीटस, इसमें टेस्टिस क्या होते हैं, टेस्टिस डिसेंड डाउन, एक सेकंड, हाँ इसका फोन है, हेलो, क्रेडिट कार्ड वाले बहुत परेशान करते हैं। ओके, तो 7 मंथ मेल फीटस में टेस्टिस डिसेंड डाउन हो जाते हैं, ओके। डिसेंड डाउन मतलब बाहर निकलते हैं। तो ये तो एब्डोमेन में था, ओके, ये एब्डोमेन, पेट एब्डोमेन में था, एब्डोमेन के बाहर ये डिसेंड डाउन कैसे हो रहा है, ओके। ये पेट के बाहर कैसे आ रहा है, ये एब्डोमेन है, ठीक है। ये यहाँ पर, अब ये यहाँ से नीचे कैसे आ रहा है, ओके। दूसरा वाला इधर होगा, इसके ठीक नीचे। हमने इस तरह से इसको दिखाने के लिए बना दिया कि एब्डोमेन वाला पार्ट है, ओके। सेक्शन कट किया तो इसके अंदर तो क्या होता है, ये ऊपर की तरफ से फ्री तो होता है लेकिन कनेक्टेड होता है एक स्पेशल ट्यूब की हेल्प से, स्पेशल ट्यूब की हेल्प से ये यहाँ पर कनेक्टेड दिखता है। लेकिन एक्चुअल में इस ट्यूब में से वो बाहर आया है। ये ट्यूब जो एक्सटेंडेड हुई है स्क्रोटल सैक तक, वो एब्डोमेन से, इसको 7 मंथ का जब हो जाता है मेल फीटस, तब एब्डोमेन से इस टेस्टिस को बाहर निकाल करके लेकर के आता है। तो इसी कैनाल की अंदर से वो हाथ से बाहर निकला, ठीक है। किसी को छोटी लग रही होगी कैनाल, तो मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं होती वो, बाद में वो डेवलप होता है, ओके, बाद में डेवलप होता है, ठीक है। आपको ये पता है कि कभी भी जो है वो बर्थ के टाइम पर हमारी सभी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप नहीं होते, वो डेवलप फॉर्म हुए होते हैं, ओके। सेल, नया सेल का नंबर, सेल डिवीजन चलता रहता है और वो फिर वहां पर अपना प्रॉपर साइज मैच्योरिटी तक अटेंड करता है। तो इस केनाल को हम बोलते हैं इंगाइनल केनाल, इंगाइनल केनाल। तो इस इंगाइनल केनाल की हेल्प से, इंगाइनल केनाल के थ्रू 7 मंथ का जो फीटस होता है, मतलब मदर के अंदर ही है अभी वो, तो उसका टेस्टिस उस फीटस के एब्डोमेन के बाहर आता है स्क्रोटल सैक में, डिसेंड डाउन थ्रू इंगाइनल केनाल, inguinal canal into scrotal sac,
स्क्रोटल सैक। ओके, तो इसीलिए 7 मंथ में ही वो टेस्टिस स्क्रोटल सैक में आ चुके हैं और स्क्रोटल सैक एब्डोमेन के बाहर है, इसलिए हम बोलते हैं कि वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो गए थे। तो 7 मंथ के फीटस में टेस्टिस कैसे हो जाएंगे? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमेन के बाहर। 5th मंथ में जब वो बन रहे हैं तो एब्डोमेन के अंदर बन रहे हैं। ओके, ऐसे में तो अगर किसी ह्यूमन बीइंग में टेस्टिस बाहर नहीं निकल पाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टोर्चिडिज्म। इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस अगर किसी में मिले तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टोर्चिडिज्म। गाली तो कहाँ लिखेगा? आपको ये लिख रहा है कि कितनी जगह? यस सर, दिख रहा है वहाँ पे। ओके, तो क्रिप्टोर्चिडिज्म, DISM इधर लिख रहा हूँ। ये जो है क्रिप्टोर्चिडिज्म, इट मींस even after 7 months of a developing fetus वो टेस्टिस बाहर नहीं आ पाए, इंट्रा एब्डोमिनल है। ठीक है, तो बर्थ के बाद में भी अगर किसी में 7 मंथ के बाद में नहीं आए तो बर्थ के बाद में भी आने के चांसेस, 9 मंथ के बाद में भी आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इवन आफ्टर बर्थ अगर किसी ह्यूमन मेल बेबी में टेस्टिस स्क्रोटल सैक के अंदर नहीं आ पाए, मतलब ये स्क्रोटल सैक खाली है, ठीक है, श्रिंक होगा, पिचका होगा। तो अगर ये प्रॉपर खाली है या फिर ये जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर स्किन के पास में लटका होगा सस्पेंड, ये ऐसा पूरी तरह से नीचे की तरफ नहीं होगा। तो अगर वो खाली है, टेस्टिस नहीं आए हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टोर्चिडिज्म। ओके, और ये इम्पोर्टेंसी को रिप्रेजेंट करता है फिर। ओके, फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लो। क्रिप्टोर्चिडिज्म क्यों लीड करता है? चलो आप इसका आंसर ढूंढ करके आना, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। क्रिप्टोर्चिडिज्म में क्यों मेल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस अगर रहे तो। और कोई एक एग्जांपल ऐसा ढूंढ करके लाना किसी मैमल का जिसमें बर्थ के बाद में भी इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन के पीरियड में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो जाते हैं टेस्टिस। ऐसा एक एग्जांपल ढूंढ करके लाना। 2 चीजें करना है आपको। क्रिप्टोर्चिडिज्म में इंपोर्टेंसी क्यों आ जाती है, मतलब कि वो रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकता, स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों नहीं हो पाती, मतलब क्रिप्टोर्चिडिज्म में उसका रीजन क्या है, एक तो वो ढूंढ करके लाना। और दूसरा कि ऐसा कोई मैमल जिसमें इवन आफ्टर बर्थ के बाद में भी उसमें इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं टेस्टिस, लेकिन वो अपने रिप्रोडक्टिव सीजन के टाइम पर, ब्रीडिंग सीजन के टाइम पर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कर देता है टेस्टिस और फर्टिलाइजेशन करता है फिर। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया होगा बेटा सबका? यस सर। सर। यस सर। ओके, तो चलो मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर। बाय बाय सर, सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा।